हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विद हिमांशु सैन। दोस्तों, इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं ऑडियो बुक जिसके राइटर हैं रामशरण शर्मा और किताब का नाम है हमारा भारत का प्राचीन इतिहास। इसके हम 17वें चैप्टर पर हैं, जिस 17वें चैप्टर का नाम है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम ऑडियो बुक के ज़रिए। आपको हमारा ऑडियो बुक अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़ें, जो एक आसान प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ें और आसान भाषा में किताब समझें। हेलो दोस्तों, चैप्टर का नाम है हमारा बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था। चैप्टर नंबर हमारा 17 और पहली हेडिंग हमारा द्वितीय नगरीकरण। पाली ग्रंथों और संस्कृत सूत्र साहित्य के साथ पुरातत्व सामग्री के आधार पर उत्तर भारत, खासकर पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के भौतिक जीवन की तस्वीर खींची जा सकती है। पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी इलाकों में काले पॉलिश किए गए बर्तन NBPW इस काल की शुरुआत के सूचक हैं। इस दौरान मिट्टी के बर्तन बहुत चिकने और चमकीले किस्म के होते थे। मिट्टी के ये बर्तन बहुत अच्छी सामग्री से बने थे। स्पष्टतः ये अमीर लोगों के लिए उपहार और बर्तन इत्यादि के रूप में पेश किए जाते थे। मिट्टी के इन बर्तनों के साथ लौह संरचनाएं भी होती थी, जो शिल्प व कृषि के काम के लिए विशेष रूप से निर्मित की जाती थी। इस काल में धातु के सिक्कों की शुरुआत हुई। पक्की ईंटों और गोलाकार कुओं का इस्तेमाल NBPW ईसा पूर्व 3री शताब्दी काल के मध्य में शुरू हुआ। दोआब स्थलों के अध्ययन से पता चलता है कि चित्रित धूसर मृदभांड से पहले प्री पॉलिश्ड ग्रे वेयर काल में काले एवं लाल रंग के दौर में ताम्रपाषाण बस्तियों की शुरुआत हुई और PGW पॉलिश्ड ग्रे वेयर काल में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। कानपुर जिले के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि PGW काल में बसे क्षेत्र काले एवं लाल रंग के काल में बसे क्षेत्र का तिगुना था। इसके अलावा ये बसावट NBPW चरण के दौरान 2.5 गुना तक बढ़ गया। जैसे जैसे बस्तियों का विस्तार हुआ, जनसंख्या भी बढ़ती गई। इस प्रकार NBPW काल ईसा पूर्व 500 के आसपास शुरू हुआ और बस्तियों और आबादी दोनों में काफ़ी वृद्धि हुई। NBPW काल में भारत के मैदानों में दूसरे चरण के नगरीकरण की शुरुआत हुई। ईसा पूर्व 1900 में हड़प्पा की नगरीयता गायब हो गई। इसके बाद लगभग 1500 वर्षों के लिए भारत में किसी नगर की स्थापना नहीं हुई। हालांकि लगभग ईसा पूर्व 1200 से दोआब और पड़ोसी क्षेत्रों में बस्तियों का उल्लेख मिलता है। निचले दोआब में ईसा पूर्व 1000 से 600 में ये देखो दोस्तों, उत्तर भारत में काले रंग से पॉलिश किए हुए बर्तनों के स्थान हैं। जैसा हम देख सकते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और ये भारत के क्षेत्र है हमारा। इसमें मानचित्र 7 में बताया गया है कि उत्तर भारत में काले रंग से पॉलिश किए हुए बर्तनों के स्थान नोट मानचित्र प्रमाणिक मापन पर आधारित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आते हैं हम अपना हेडिंग पर। पेज नंबर हमारा 150। हमें आकार और स्थान के आधार पर 2 प्रकार की बस्तियां मिलती हैं। इसी क्षेत्र में उसी आधार पर कुछ भागों में 4 प्रकार की बस्तियां स्थित हैं। इन बस्तियों को नगरीकरण के सबसे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में माना जाता है। बड़ी बस्तियों का महत्व छोटी बस्तियों से भले ही अधिक था, लेकिन शिल्प, सिक्के, व्यापार और कृषि उत्पाद की बचत के बिना कोई बड़ी बस्ती नगर नहीं हो सकती है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदानों में नगरों की शुरुआत हुई और इस प्रकार भारत में दूसरा नगरीकरण प्रारंभ हुआ। पाली और संस्कृत के ग्रंथों में उल्लिखित कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रृंगवेरपुर, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे कई नगरों की खुदाई की गई और हर खुदाई में प्रारंभिक NBPW काले या इसके मध्यविधि काल के आवास और मिट्टी के संरचनाओं के चिन्ह पाए गए हैं। पटना में लकड़ी के पाट पाए गए हैं और यह संभवतः मौर्य काल से पहले के हैं।
ईसा पूर्व 7वीं-6ठी शताब्दी से संबंधित मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ये लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष हैं। अधिकतम घर मिट्टी की ईंटों और लकड़ियों से बने होते थे, जो मध्य गंगा के मैदानों के नम वातावरण में स्वतः पाए विखंडित हो जाते थे। हालांकि पाली ग्रंथों में 7 मंजिले महलों का उल्लेख है, ये अभी तक कहीं नहीं पाए गए हैं। अभी तक जिन संरचनाओं की खुदाई हुई है वे सामान्यतः प्रभावी नहीं हैं। हालांकि अन्य अवशेषों को साथ मिलाकर देखने पर वे पीजीडब्ल्यू बस्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक आबादी वाले दिखते हैं। कई नगर सत्ता के केंद्र होते थे, उनके उद्भव के कारण जो भी हो, किंतु वे अंततः बाजार में परिणत हो गए, जहां कारीगर और व्यापारी बस गए। भागलपुर के निकट चंपा नगर को प्राकृत ग्रंथ में बनियागामा कहा जाता है, जिसका अर्थ व्यापारियों की बस्ती है। कुछ स्थान कारीगरों के केंद्र थे। वैशाली के सद्दलपुत्र में कुम्हारों की 500 दुकानें थीं। कारीगरों और व्यापारियों को उनके प्रमुखों के अधीन संघ में संगठित किया गया था। कारीगरों के 18 संघ के बारे में उल्लेख मिले हैं, किंतु इनमें केवल लोहार, बढ़ई, चर्मकार और चित्रकारों का उल्लेख है। कारीगरों और व्यापारी दोनों नगरों के खास भाग में रहते थे। वाराणसी में वेश्या या व्यापारी मार्ग और हाथी दांत श्रमिक मार्ग के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस तरह संघ व्यवस्था और स्थानीयकरण के सुदृढ़ीकरण से शिल्प में विशेषज्ञता विकसित हुई। सामान्यतः कारीगरी आनुवंशिक थी और बेटे अपने पिता से पारिवारिक पैसा सीखते थे। शिल्प के उत्पादों को व्यापारियों द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता था। बार 500 बैलगाड़ी और सामानों का उल्लेख मिलता है। इनमें वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, बर्तन जैसे कई सामान होते थे। उस दौरान सारे महत्वपूर्ण नगर नदी किनारे और व्यापार मार्गों में स्थित थे और एक दूसरे से जुड़े थे। श्रावस्ती नगर कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा हुआ था। बुद्ध काल में श्रावस्ती व्यापार का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। श्रावस्ती मार्ग पूर्व और दक्षिण में कपिलवस्तु और कुशीनारा, कासिया से होकर वैशाली से जुड़ता था। व्यापारी पटना के नज़दीक गंगा पार करते थे। पेज नंबर हमारा 151 है दोस्तों। और राजगीर जाते थे और इस नदी के माध्यम से चंपा भी जाते थे। जातक की कहानियों की माने तो कौशल और मगध के व्यापारी उत्तर में मथुरा होते हुए तक्षशिला जाते थे। ऐसे ही वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की तरफ उज्जैन और गुजरात के तट पर पहुंच जाते थे। व्यापार के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल होता था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में एशिया माइनर ने लीडिया में किसी राजा की मोहर लगे सिक्के या धातु के पैसे का आविष्कार हुआ। भारत में पहली बार यह कैसे आया, स्पष्ट नहीं है। वैदिक ग्रंथों में सिक्कों को निशक और सतमन कहा जाता था, लेकिन वे धातुओं से बनी मूल्यवान वस्तुएं समझी जाती थीं। ऐसा लगता है कि वैदिक काल में वस्तु विनिमय से व्यापार संचालित होता था और बुद्ध के पूर्व काल में विनिमय के रूप में पारस्परिक उपहार की व्यवस्था थी। कभी कभी मवेशियों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। गौतम बुद्ध के समय में सबसे पहले धातु के सिक्के मिले हैं। सामान्यतः प्राचीनतम सिक्के चांदी के बने हुए थे, हालांकि कुछ तांबे के सिक्के भी अस्तित्व में थे। उन्हें 5 चिन्ह कहा जाता था, क्योंकि चांदी और तांबे के टुकड़े पर पहाड़, पेड़, मछली, बैल, हाथी और अर्धचंद्र जैसी कोई आकृति छपी होती थी। इन सिक्कों को आहत मुद्रा कहा जाता था। मौर्य काल या उसके बाद के सिक्के में विभिन्न धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। पूर्व उत्तर प्रदेश और मगध में सबसे पहले सिक्कों का संग्रह पाया गया है। हालांकि तक्षशिला में भी कुछ प्राचीन सिक्के पाए गए हैं। पाली ग्रंथों में मुद्राओं के भरपूर उपयोग के संकेत मिलते हैं और ये दर्शाते हैं कि मजदूरी के भुगतान और क्रय विक्रय हेतु सिक्कों का इस्तेमाल होता था। मुद्रा का इस्तेमाल इतना स्वाभाविक हो गया था कि मरे हुए चूहे तक का भी मूल्य इसी से आंका जाता था। ईसा पूर्व 300 में पूर्ण नगरीकरण से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र में 2,70,000, मथुरा में 60,000, विदिशा या आधुनिक विजयनगर वैशाली में 48,000, कौशाम्बी में पुराने राजगीर में 40,000 और उज्जैन में 38,000 लोग रहते थे।
इससे पहले इतनी बड़ी आबादी में लोग एक साथ नहीं मिलते हैं। नगरीकरण से राज्य, व्यापार और पढ़ने लिखने को बढ़ावा मिला। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद शायद अशोक के शासन में कुछ शताब्दी पहले ही लेखन शुरू हुआ था। प्राचीनतम दस्तावेज शायद नष्ट हो गए क्योंकि वे लकड़ी के छालों और ऐसे ही खराब होने वाली सामग्री पर लिखा गया था। लेखन ने न केवल कानूनों और अनुष्ठानों को संकलित किया बल्कि बहीखाता पद्धति भी शुरू हुई, जो व्यापार, कर संग्रह और बड़ी सैन्य शक्ति के रखरखाव की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक था। इस काल में परिष्कृत माप यानी सूक्ष्म माप से संबंधित ग्रंथ सूत्र लिखे गए हैं, जो कि खेतों व घरों के सीमांकन में सहायक सिद्ध हुए। इससे पता चलता है कि लिखने का प्रचलन समाज में आ चुका था। पेज नंबर है हमारे दोस्तों नया 152, जिसकी हेडिंग है हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यद्यपि एनबीपीडब्ल्यू काल के ग्रामीण बस्तियों की खुदाई नहीं हो पाई, बिहार के मैदानों और पूर्व एवं मध्य उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक स्थानों पर इस काल के बर्तन के टुकड़े पाए गए हैं। हालांकि एनबीपीडब्ल्यू मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी फैले थे। हम एक मजबूत ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा के मैदानों में शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण की शुरुआत के बारे में नहीं सोच सकते। बगैर कर, नजराना और पर्याप्त राजस्व के नगरों में राजा, पुरोहित, कारीगर, व्यापारी, प्रशासक, सैन्यकर्मी और कई अन्य का जीवन संभव नहीं था। गांवों में रहने वाले किसानों को नगरों में बसे लोगों को खिलाना पड़ता था। बदले में कारीगरों और नगरों में रहने वाले व्यापारी उन्हें संसाधन, कपड़ा इत्यादि उपलब्ध करवाते थे। उल्लेख है कि एक ग्रामीण व्यापारी ने एक शहरी व्यापारी को 500 हल दिए, जो स्पष्टतः लोहे के थे। एनबीपीडब्ल्यू काल में कौशाम्बी में कुल्हाड़ियों, चाकू, उस्तरा, कील, हंसिया आदि लोहे के औजारों की खोज की गई। इनमें से बड़ी संख्याओं में सपुर 5वीं-4वीं शताब्दी के आसपास की परतों से संबंधित है और वे संभवतः उन किसानों के उपयोग के लिए थे जो उन्हें नगद मूल्य या उसकी कीमत चुकाकर प्राप्त करते होंगे। पाली ग्रंथों में कई गांवों का उल्लेख है। कस्बे प्राय गांवों के समूह के बीच स्थित होते थे। ऐसा लगता है कि सभी ग्रामीण छोटी बस्तियां, जिसमें ज़्यादातर लोग बस्ती के बाहर स्थित अपनी कृषि भूमि के पास बसे होते थे, सबसे पहले गौतम बुद्ध काल में मध्य गंगा के मैदानों में स्थापित हुई। पाली ग्रंथों में 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख है। पहली श्रेणी में विभिन्न जातियों और समुदायों के रहने वाले गांव शामिल थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध काल में मध्य गंगा के मैदानों में स्थापित हुई। पाली ग्रंथों में 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख है। पहली श्रेणी में विभिन्न जातियों और समुदायों के रहने वाले गांव शामिल थे। इन गांवों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और प्रत्येक गांव का नेतृत्व बहुजक नामक मुखिया करता था। दूसरे में उपनगरीय गांव थे, जो शिल्प प्रधान गांव थे। उदाहरणतः वाराणसी के आसपास कारीगर गांव या रथ निर्माता गांव स्थित था। जाहिर है कि ये गांव अन्य गांवों के लिए बाजार का काम करते थे और नगरों को गांवों से जोड़ते थे। तीसरी श्रेणी में सीमावर्ती गांव आते थे, जो ग्रामीण इलाकों की बाहरी सीमा पर जंगलों से सटकर स्थित थे। इन गांवों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से शिकारी होते थे, जो मुख्यतः भोजन एकत्रीकरण पर निर्भर थे। गांव की भूमि खेती योग्य भूखंडों में विभाजित की गई थी, जो प्रत्येक परिवार को आवंटित थी। हर परिवार कृषि मजदूरों के साथ मिलकर इन जमीनों पर खेती करते थे। किसान परिवारों द्वारा खेती में मेड़ बनाने और सिंचाई के रास्तों की व्यवस्था ग्राम प्रमुख की नगरीकरण में सामूहिक तौर पर होती थी। किसानों को अपने उत्पाद का छठा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। कर सीधे शाही प्रतिनिधियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। राज्य और किसानों के बीच साधारणतः कोई बिचौलिया जमींदार नहीं होता था। हालांकि कुछ गांव ब्राह्मणों और बड़े व्यापारियों को दे दिए गए थे। बड़ी जमीनों पर दास और कृषि मजदूरों की सहायता से खेती की जाती थी। समृद्ध किसानों को गृहपति पाली शब्द कहा जाता था, जो लगभग वैश्यों के समान स्थिति के थे। पेज नंबर 153 पर हैं दोस्तों। इस अवधि के दौरान पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल का उत्पादन मुख्य अनाज था। पाली ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के धान और धान के खेतों का वर्णन किया गया है। यद्यपि भारत में ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दी में चावल का प्रयोग किया जाता था, लोहे की तरह यह एनबीपीडब्ल्यू काल में अधिक प्रचलित हुआ। इस अवधि में धान की रोपाई के लिए शाली शब्द का इस्तेमाल
पाली, प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धकाल में बड़े पैमाने पर धान के रोपाई की शुरुआत हुई और ईसा पूर्व 500 में धान के बीज विशेषकर पानी के क्षेत्रों में बोए और काटे गए। हालांकि इसके बाद धान के पौधों को एक जगह से निकाल कर बड़े पैमाने पर दूसरी जगह रोपा गया। इस पद्धति ने चावल उत्पादनों में क्रांति ला दी। धान की रोपाई या नम जमीन में धान की उपज से पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके अलावा किसानों ने जौ, दाल, बाजरा, कपास और गन्ने का भी उत्पादन किया। लोहे के हल के उपयोग की सहायता में इलाहाबाद और राजमहल के बीच के इलाकों में जलोढ़ मिट्टी की विशाल उर्वरता के कारण कृषि में दोगुने से अधिक उत्पादन हुआ। चावल और अन्य अनाज की बचत न उन लोगों के अस्तित्व का आधार बना जो सीधे कृषि उत्पादन में नहीं थे। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की प्रगति का मुख्य साधन प्रौद्योगिकी बना। मध्य गंगा घाटी के वर्षा युक्त जंगली और कठोर मिट्टी वाले इलाकों की सफाई कर खेती और बस्ती के निर्माण में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसा पूर्व 600 के आसपास ये निम्न कार्बन इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। लोहारों को लोहे को मजबूत करने की विधि का ज्ञान था। राजघाट वाराणसी के कुछ उपकरणों से पता चलता है कि उन्हें सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त लौह अयस्कों से बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग भारत में सबसे अच्छी लौह खानों से परिचित हो चुके थे, जिससे कला और कृषि के लिए उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। पाली ग्रंथों के अध्ययन और भौतिक रूप से प्राप्त अवशेषों से अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर उभरती है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से बहुत अलग है। यह बिहार व उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाण युगीन समुदायों की अर्थव्यवस्था से भी बहुत अलग है। पहली बार एक उन्नत खाद्य उत्पादन केंद्रित अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के मैदानी इलाकों की जलोढ़ जमीन में फैली और फिर यहाँ शहरी अर्थव्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। यह ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो न केवल उत्पादकों बल्कि उन लोगों को भी जीवन यापन का आधार प्रदान किया जो न किसान थे न कारीगर। इसने करों का संग्रह किया और दीर्घकालिक आधारों पर सेनाओं के रखरखाव को संभव बनाया और ऐसी परिस्थितियां बनाई जिनमें बड़े क्षेत्रीय राज्यों का गठन और स्थायी संचालन संभव हुआ। पेज नंबर हमारा दोस्तों 154, जिसका नाम है, नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, प्रशासनिक शब्दावली। यद्यपि हम इस काल के कई राज्य के बारे में सुनते हैं किंतु शक्तिशाली बनकर केवल कौशल और मगध ही उभरे। आनुवंशिक रूप से क्षत्रिय शासकों द्वारा शासित दोनों राज्यों का विस्तार हुआ। बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कहानियों या जातक कहानियों से पता चलता है कि दमनकारी राजाओं और उनके मुख्य पुजारियों को लोगों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता था और नए राजाओं को लाया जाता था। हालांकि निष्कासन के उदाहरण निर्वाचन जितने ही कम थे, राजा सर्वोच्च शक्ति होता था और उसे विशेष संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त थी। वह केवल बुद्ध के कद जैसे महान लोगों के सामने थोड़ा नम्र रहता था या झुकता था। राजा मुख्य रूप से युद्ध का नेतृत्व करता था जो अपने साम्राज्य को एक विजय से दूसरे विजय के जरिए बढ़ाता था। इसका चित्रण बिंबिसार और अजातशत्रु के जीवन के काल के माध्यम से अच्छी तरह किया गया है। राजा एक क्रमबद्ध श्रेणी में निम्न और उच्च दोनों अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। मंत्री, सेनानायक, न्यायाधीश, मुख्य लेखापाल और शाही हरम के प्रमुख के रूप में विभिन्न कार्यों को संचालित करते थे। संभवतः कुछ राज्यों के आयुक्त वर्ग के अधिकारी भी इसी तरह के कार्य करते थे। मंत्रियों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के वर्षाकार और कौशल के दीर्घाचरण बेहद सफल और प्रभावशाली मंत्री साबित हुए। वर्षकाल ने वैशाली में लिच्छवी के अधिकारियों में फूट डाली और लिच्छवी गणराज्य पर अजातशत्रु की जीत दिलाई। दीर्घचारायण ने कौशल के राजा की काफ़ी सहायता की। प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। वे सामान्यतः राजवंश से नहीं होते थे। इससे वैदिक काल की वंशवादी राजनीति काफ़ी हद तक कम हुई थी। कौशल और मगध दोनों में चांदी के बने पंचचिन्हित सिक्कों के प्रचलित होने के बावजूद कुछ प्रभावशाली ब्राह्मणों और शोठियों को उनके मेहनताने के रूप में राजस्व वाले गांव दिए जाते थे। इसके लिए राजा को परिवार में किसी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता था, जबकि उत्तरवर्ती वैदिक काल में ऐसा प्रचलन था। लाभार्थियों को केवल राजस्व वसूलने का हक दिया जाता था, कोई प्रशासनिक अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता था। ग्रामीण प्रशासन ग्राम प्रमुखों के हाथों में ही होता था। शुरुआत में ग्राम प्रमुख कबीले के सेना नायकों की ही तरह कार्य करते थे, इसलिए उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था, जिसका अर्थ है
या कबीले के सैन्य इकाई का नेता। जैसे जैसे जीवन स्थिर होने लगा और अच्छी तरह से कृषि स्थापित हो गई, कबीलाई समूह कृषि में लग गए। इसलिए मौर्य काल के पहले ग्रामीणी एक गांव के मुखिया के रूप में तब्दील हो गए। गांव के मुखिया को विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता था, जैसे ग्राम भोजक, ग्रामीणी, ग्रामिक। श्रीलंका में आज भी ग्रामीणी पद प्रचलित है। कहा जाता है कि बिंबिसार ने 86,000 ग्रामिकों को बुलाया था। यह संख्या अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन इससे पता चलता है कि ग्राम प्रमुखों का काफी महत्व था। वे राजाओं से सीधे संबंध रखते थे। ग्राम प्रमुख ग्रामीणों के कर का निर्धारण एवं उनके कर संचय किया करते थे और अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। कभी कभी अत्याचारी ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी द्वारा सबक भी सिखाया जाता था। नई हेडिंग है हमारे दोस्तों, जो पेज नंबर 155 पर है, सैन्य और कर प्रक्रिया। किसी राज्य के शक्तिशाली होने का संकेत इस बात से मिलता है कि उसके पास स्थायी और वेतनिक सेना कितनी बड़ी है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के नंदवंशी शासकों के पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सेना, 2,004 घोड़े वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। घोड़े वाले रथ की महत्ता न केवल पूर्वोत्तर भारत में बल्कि उत्तर पश्चिम में समाप्त हो रही थी, जिसे वैदिक लोगों द्वारा लाया गया था। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों के शासकों के पास बहुत कम हाथी थे। हालांकि कुछ शासकों के पास मगध शासकों जितने ही घोड़े थे। हाथियों को भारी संख्या में शामिल करने से दूसरे राज्यों की तुलना में मगध के राजकुमारों की शक्ति में असीम वृद्धि हुई। राज्यों को अपने बड़ी सेना को पालना भी पड़ता था और उसका भरण पोषण भी करना पड़ता था। कहा जाता है कि नंदों के पास अपार धन संपदा थी, जिससे वे विशाल सेना रख पाने में सक्षम थे, लेकिन हमें उन विशेष तरीकों का कोई अंदाजा नहीं है जिससे वे कर उगाही करते थे। हालांकि राजकोषीय व्यवस्था अच्छी तरह स्थापित थी। योद्धाओं और पुजारियों अर्थात क्षत्रियों और ब्राह्मणों से कर मुक्त कर दिया गया था। इस तरह कर सारा बोझ मुख्यतः किसानों पर था, जिन्हें वैश्य या गृहपति कहा जाता था। वैदिक काल में कबीलों के लोगों द्वारा शिक्षा से अपने प्रमुखों को नजराना दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था। यह बुद्ध काल में आते आते किसानों के लिए अनिवार्य भुगतान के रूप में तब्दील हो गई। इस राशि की वसूली के लिए नियुक्त अधिकारियों को बलि साधक कहा जाता था। ऐसा लगता है कि राजा किसानों से उत्पादन या छठवां हिस्सा कर के रूप में लेते थे। ग्राम प्रमुखों की सहायता से स्थायी अधिकारियों द्वारा करों का निर्धारण और संग्रह किया जाता था। लेखन के आने से करों के निर्धारण और संग्रहण में सहायता मिली। पंच चिन्ह, सिक्कों के संग्रह की खोज से पता चलता है कि यह भुगतान नगद राशि और वस्तु दोनों रूप में होता था। उत्तर पूर्व भारत में धान के रूप में यह भुगतान किया जाता था। इन करों के अतिरिक्त किसानों को शाही काम के लिए बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। जातकों में उल्लेख है कि किसान कभी कभी करों में के दमनकारी बोझ से मुक्ति के लिए उस राज्य का राज्य छोड़ देते थे। कारीगरी और व्यापारियों को भी करों का भुगतान करना पड़ता था। कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था और व्यापारियों को वस्तुओं की बिक्री पर सीमा शुल्क देना पड़ता था। कर वसूली करने वाले अधिकारियों को शैलिका या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। क्षेत्रीय या जनपद के स्थान से पहले ही सभा और समितियों को खत्म कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में लोकप्रिय कबीलाई समिति लगभग गायब हो गई। कबीले वर्ष में परिवर्तित होते गए और इन संगठनों की पहचान मिटती गई। उनका स्थान वर्ण और जाति समूह ने ले लिया। इसलिए धर्म आधारित नियम बनाने वाले जाति आधारित नियमों और कुलाचारों को काफ़ी महत्व दिया है। हालांकि ये नियम बड़े पैमाने पर सामाजिक मामलों तक ही सीमित रहे। लोकप्रिय जन समितियां केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती थीं, जहां कबीले के सदस्यों को आसानी से एकत्रित किया जा सकता था, जो वैदिक काल में संभव हो पाता था। कौशल और मगध के बड़े राज्यों के उद्भव के साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों और साम्राज्यों के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के लिए बड़ी सभाओं में भाग लेना संभव नहीं था। आवागमन और संचार की मुसीबतों के चलते ऐसी नियमित बैठकें संभव नहीं रह गई हैं। इसके अलावा कबीलियाई होने के नाते नए राज्यों में रहने वाले गैर वैदिक कबीलों की सभाओं की जगह नहीं मिल पाई, इसलिए बदली हुई परिस्थितियां पुरानी सभाओं को जारी रखने के अनुकूल नहीं थी। उन्हें एक छोटी सी इकाई परिषद से प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें विशेषकर ब्राह्मण ही हिस्सा लेते थे। इस समय तक सभी सभाएं अस्तित्व में थी, लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं था। वे शाक्य लिच्छवी जैसे
छोटे गणतांत्रिक राज्यों में ही बची हुई थी। नई हेडिंग हमारे दोस्तों, गणतांत्रिक प्रयोग। शासन की गणतांत्रिक प्रणाली या तो सिंधु घाटी में थी या पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हिमालय की तराई में। सिंधु घाटी में पाए गए गणराज्य वैदिक कबीलों के अवशेष ही हो सकते हैं। यद्यपि यह संभव है कि कुछ गणराज्यों ने राजशाही को अपना लिया था। कुछ उदाहरणों से लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कबीलियाई समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित थे, जिसमें किसी एक राजा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। गैर राजशाही वाले गणतंत्रों के राज्यों की बात पाणिनि और पाली ग्रंथ दोनों करते थे। पाणिनि के अनुसार जनपद या क्षेत्रीय राज्य आमतौर पर एक राजा या एक राजा के नेतृत्व में होता था। वे 19 जैसे जनपदों का उल्लेख करते थे जो एक राजा होते थे। साथ ही वे ऐसे संघर्ष या बहुसंख्यक जनपदों के बारे में बात करते थे जो गणराज्य थे। गणराज्यों में वास्तविक शक्ति कबीलों के कुलीन वर्गों के साथ हाथों में थी। शाक्यों और लिच्छवी के गणराज्यों में शासक वर्ग एक ही वंश और वर्ण के होते थे। यद्यपि वैशाली में लिच्छवी के मामले में 7707 राजाओं ने मोतेहाल की सभाओं में हिस्सा लिया। पेज नंबर 157। इस संदर्भ में ब्राह्मणों का उल्लेख नहीं है। उत्तर मौर्य काल में मालवा और शूद्रकों को गणराज्यों में क्षत्रिय ब्राह्मणों को ही नागरिकता दी गई, लेकिन दासों और मजदूरों को इससे बाहर रखा गया। पंजाब के व्यास नदी पर स्थित एक राज्य में सदस्यता केवल उन लोगों को मिल सकती थी जो राज्य को कम से कम एक हाथी दे सकते थे। सिंधु घाटी के कुलीन वर्ग की यह विशेषता थी। शाक्य और लिच्छवी की प्रशासनिक प्रणाली सरल थी। इसमें राजा, उपराजा, उपाध्यक्ष, सेनापति, कमांडर, भंडारिका और अध्यक्ष शामिल थे। लिच्छवी के गणराज्य में एक ही मामले की सुनवाई 7 स्तरों पर क्रमिक रूप से होने की बात कही गई है, लेकिन सचमुच ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता। बुद्ध काल में कुछ ऐसे राज्य थे जहां वंशानुगत राजाओं के शासन की प्रथा नहीं थी, बल्कि लोग जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार पुराने गणराज्यों में रहने वाले लोग राजनीतिक सत्ता की साझेदारी में समान भले ही ना रहे हों, किंतु भारत में गणतांत्रिक परंपराएं बुद्ध काल के समय से ही मिलती हैं। गणराज्य राजशाही के कई मायनों से अलग थे। राजशाही में किसानों से राजस्व पाने का अधिकार सिर्फ राजाओं को था, लेकिन गणराज्यों में यह अधिकार गण या गोत्र के मुखिया को भी था, जो राजन के रूप में जाने जाता था। अपने भंडारण और प्रशासन तंत्र को बनाए रखने की व्यवस्था 7707 लिच्छवी राजनों में से प्रत्येक के पास थी। इतना ही नहीं कर राजशाही के पास अपनी स्थायी सेना और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। कबीलियाई कुलीन तंत्रों में प्रत्येक राजा को अपने सेनापति के अधीन छोटी सेना रखने की स्वतंत्रता थी, ताकि वे एक दूसरे का मुकाबला कर सकें। राजशाहियों में ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव था, लेकिन प्राचीन गणराज्यों में उनका कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने कानूनों की किताबों में इन राज्यों का उल्लेख बहुत कम किया और इस तरह के राज्यों को मान्यता नहीं दी। अंततः राजशाही और गणतंत्र के बीच मुख्य अंतर यह था कि जो व्यक्ति शासन के समूह शासन में होते थे, गणतंत्र कुलीन तंत्र की सभाओं के नेतृत्व में संचालित होते थे, लेकिन राजशाही एक व्यक्ति के नेतृत्व में है। मौर्य काल से गणतांत्रिक परंपराएं कमजोर हो गई। पूर्व मौर्य काल में ही राजशाही कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थी। प्राचीन विचारकों और चिंतकों ने राजशाही के शासनों का सबसे अहम और महत्वपूर्ण स्वरूप माना। उनके लिए राज्य शासन और राजा का अर्थ एक ही था। चूंकि बुद्ध काल में राज्य अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था, इसलिए विचारकों ने इसके उदय का पूर्वानुमान लगाया। पाली के सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथों में से एक दिग्ग निकाय से पता चलता है कि प्राचीनतम स्थिति से लोग खुश रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने निजी संपत्ति अर्जित करनी शुरू की और अपनी पत्नियों के साथ घर बसाना शुरू किया। इससे संपत्ति और महिलाओं के लिए झगड़ा शुरू हो गया। पेज नंबर हमारे 258 है। इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसे प्रमुख का चुनाव किया जो कानून और व्यवस्था बनाए रखे, लोगों की रक्षा करे। इसके बदले में लोगों ने इस प्रमुख को धान उत्पादनों का एक हिस्सा देने का वादा किया। यह प्रमुख राजा कहलाया और इसी तरह से शासन या राज्य की उत्पत्ति हुई। सामाजिक वर्गीकरण। भारत में विधि, नियम और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले लोग कबीले के कानून से शासित होते थे, जिसमें किसी तरह का कोई वर्ग विभेद नहीं था, लेकिन इस काल तक कबीलियाई समुदाय 4 वर्णों में बट गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए धर्म ग्रंथों ने चारों वर्णों के नेतृत्व में निर्धारण किया। नागरिक कानून, सिविल लॉ, आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, वर्ग
विभाजन के आधार पर बने। जो वर्ण जितना ऊंचा था वह उतना शूद्र था। उन नागरिक और आपराधिक कानूनों के तहत उच्च वर्ण से श्रेष्ठ नैतिक आचरणों की अपेक्षा की जाती थी। शूद्रों पर सभी प्रकार की असुविधाएं थोपी गई थी। वे धार्मिक और कानूनी अधिकार से वंचित समाज में न्यूनतम स्थान पर धकेल दिए गए थे। उपनयनों व जनेऊ संस्कार का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। शूद्रों को ब्राह्मणों व अन्य कर किए गए अपराधों के लिए गंभीर रूप से दंडित किया गया जाता था, लेकिन शूद्रों पर हुए अत्याचारों के लिए लोगों को समान सजा दी जाती थी। कानूनविदों में इस कल्पना को फैलाया कि शूद्र विधाता में के चरणों से पैदा हुए हैं, इसलिए उच्च वर्ण के सदस्य विशेषकर ब्राह्मणों ने शूद्रों की संगति, उनका स्पर्श या भोजन व उनके साथ विवाह से इनकार कर दिया। उच्च पदों पर शूद्रों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कि उन्होंने विशेष रूप से दरवेजों के रूप में, कारीगर और कृषि मजदूरों के रूप में सेवा करने को कहा गया। शूद्र की स्थिति जैन और बौद्ध धर्म भी कोई खास परिवर्तन नहीं ला सका, क्योंकि उन्हें नई धार्मिक व्यवस्था में लाया गया, लेकिन उनकी सामान्य स्थिति नहीं बनी रही थी। कहा जाता था कि गौतम बुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय और गृहपतियों के गृहस्थों की सभाओं में जाते थे, लेकिन इस संदर्भ में शूद्रों की सभाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चांडाल सहित 10 निम्नतर कलाओं और जातियों का उल्लेख पाली ग्रंथों में है। उन्हें हीन कहा जाता था, जिसका अर्थ है गरीब, तुच्छ और नीच। इसके विपरीत क्षत्रिय और ब्राह्मणों को उत्तम या श्रेष्ठ जाति कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में निर्धारित सिविल और आपराधिक कानून शाही अधिकारियों द्वारा संचालित होता था, जिसमें कोड़े मारने, सर कटवा देने, जीभ काटने जैसी कठोर सजाएं थीं। कई मामले अपराधों की सजा बदले की धारणा से दी जाती थी, जैसे कि दांतों के लिए दांत और आंख के लिए आंख। हालांकि कानून तैयार करते समय ब्राह्मणों ने नियम या विधि ग्रंथों में अलग अलग वर्णों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा। उन्होंने गैर वैदिक कबीलियाई समूहों के रीति रिवाजों को अनदेखा नहीं किया। उनके रीति रिवाज भी धीरे धीरे स्वतः इस ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में समा गए। उनमें से कुछ मूल कबीले के सामाजिक उद्भव की कहानी गढ़ दी गई। उन्हें अपने ही रीति रिवाजों में शासित होने की छूट दी गई। सारांश: बरसात के मौसमों में गौतम बुद्ध मध्य गंगा के कई नगरों में रहे। पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले इन नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए बुद्ध का काल लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है। इस काल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय प्राचीन भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का वास्तव में निर्माण हुआ। लोहे के उपकरणों और धान की रोपाई पर आधारित कृषि ने एक उन्नत खाद्य उत्पादनकारी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, विशेषकर पूर्व उत्तर प्रदेश के बिहार में। इससे व्यापार, उद्योग व धातुओं वाले पैसे के प्रचलनों पर आधारित नगरों के उदय की स्थिति बनी। इसके अलावा अधिकतम अनाज उत्पादन ने किसानों से घर कर संचय करना संभव बना दिया। इसलिए नियमित करों और नजराने के आधारों पर बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इस राजनीति को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई और प्रत्येक वर्ण के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया। नियम और विधि पुस्तकों के अनुसार शासकों, लड़कों को क्षत्रिय, पुजारियों और शिक्षकों को ब्राह्मण, किसानों को करदाताओं और वैश्यों और श्रमिकों के रूप में सभी उच्च वर्णों की सेवा करने वाले शूद्र कहा जाता था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी, हालांकि उन्होंने इसे जन्म पर आधारित नहीं माना। हालांकि उन्होंने व्यवस्था में क्षत्रिय को सर्वोच्च स्थान दिया है। पेज नंबर हमारे दोस्तों 159 है। यही हमारा लास्ट है दोस्तों। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अब आपसे नए चैप्टर में, जिसका नाम है मौर्यकाल, जो है हमारा 18वां चैप्टर।